हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज इस ऑडियो में भूगोल के बार बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको लेके आए हैं, तो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और अगर जिसके पास कम समय है उसके लिए और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो सुनते सुनते भी, अपने काम करते करते भी इस ऑडियो को सुन सकता है और सारे प्रश्न अच्छे से याद कर सकता है। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने कहा? पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा। पृथ्वी को सबसे पहले गोल अरस्तू ने कहा। टालमी की पुस्तक का क्या नाम है? टालमी जो थे उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो उनकी पुस्तक का नाम है अल्मागास्ट। अल्मागास्ट जो पुस्तक है वो टालमी की पुस्तक है। विश्व भूगोल की शुरुआत खगोलकी से शुरू होती है। विश्व भूगोल की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? तो खगोलकी से शुरू होती है। विश्व भूगोल को मानने वाले भूगोल वेत्ता को दो भागों में बांट देते हैं। जो विश्व भूगोल को मानने वाले हैं, जो उनको भूगोल वेत्ता कहा जाता है, उनको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग में? तो भूकेंद्रीय परिकल्पना और सूर्य केंद्रीय परिकल्पना, दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भूकेंद्रीय परिकल्पना और दूसरा है सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। तो जो भूकेंद्रीय परिकल्पना को मानने वाले समर्थक हैं वो हैं अरस्तू और टालमी। जो भूकेंद्रीय परिकल्पना को मानने वाले हैं वो अरस्तू और टालमी हैं। सूर्य केंद्रीय परिकल्पना 16वीं शताब्दी में आई। सबसे पहले विचारक था कॉपरनिकस। जो कॉपरनिकस था वो सूर्य केंद्रीय परिकल्पना का क्या था? विचारक था। 1543 में यानी 16वीं शताब्दी में कॉपरनिकस को मृत्युदंड दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि सूर्य केंद्रीय परिकल्पना में सौर्य है ना कि पृथ्वी, इसलिए मृत्युदंड दे दिया गया था। ये कॉपरनिकस को अपनी बात रखने के लिए उनको दिया गया था। यानी जो कॉपरनिकस थे वो बोल रहे थे कि सूर्य के केंद्रीय परिकल्पना में सौर्य है। जो सूर्य केंद्रीय परिकल्पना है उसमें सूर्य है ना कि पृथ्वी, इसलिए उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। बृहस्पतिवार को पीला ग्रह कहा जाए। जो बृहस्पति ग्रह है उसको पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। जो गैनीमेड है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। भारत में कृषि को जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 70% जनसंख्या की जो आजीविका है वो कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो 15.7% है। 15.7% है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 15.7% है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 18% है। देश में कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 18% है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश भारत ही है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रों में दलहन की खेती करने वाला देश कौन है? तो भारत है। जबकि कपास के क्षेत्र में भारत ऐसा पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। जो कपास है उसकी संकर किस्म विकसित की गई है। भारत के कुल कृषि का लगभग 66% भाग खाद्यान्न फसल है। भारत की कुल कृषि का लगभग 66% भाग खाद्यान्न कृषि है। हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के बारे में इस आगे प्रश्न में जानेंगे। तो अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैंड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैंड ने, जो गैंड थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार के जो विजेता थे उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में 1966 में क्रांति, जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, वो कहाँ हुआ? तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ। भारत में 19.66 में हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ। फसल के प्रकार, फसल 3 प्रकार की होती है। भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल और खरीफ फसल तथा जायद की फसल। रबी की फसल में देखते हैं कौन कौन से आते हैं, तो रबी की फसल में गेहूँ, मटर, चना आदि आते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, मटर, चना आदि आते हैं तथा खरीफ की फसल में धान, मक्का, जूट आदि आते हैं। खरीफ के फसल में धान, मक्का, जूट आदि आते हैं और जायद के फसल में, जो जायद का फसल है वो है खरबूज, तरबूज आदि आते हैं। जायद के फसल में खरबूज, तरबूज आदि आते हैं। खनिज, जो भारत की खनिज संपदा है उसके बारे में जानते हैं। भारत की खनिज संपदा के बारे में जानते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा शीर्ष लोहा उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा शीर्ष लोहा उत्पादक राज्य हैं। लोहा उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और गोवा, ये उत्पादक राज्य हैं। किसके? तो लोहा के। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये मैग्नीज उत्पादक राज्य हैं। मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये मैग्नीज उत्पादक राज्य हैं। तांबा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, सिक्किम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, सिक्किम तांबा उत्पादक राज्य हैं। जस्ते का अधिकांश निक्षेप एवं उत्पादन राजस्थान में होता है। जस्ते का अधिकांश निक्षेप एवं उत्पादन राजस्थान में होता है। उदयपुर जिले का ज्वार देश का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट जो उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा क्रोमाइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है वो क्रोमाइट उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सोना उत्पादक राज्य है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोना सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कहाँ? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोना का उत्पादक राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड ये चांदी उत्पादक राज्य है। राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड उत्पादक राज्य है। किसका? तो चांदी उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात शीर्ष अभ्रक उत्पादक राज्य है। अभ्रक उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन राज्य है। चूना पत्थर उत्पादक राज्य है। जो चूना पत्थर उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश चूना उत्पादक राज्य हैं। डोलोमाइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? डोलोमाइट है उत्पादक राज्य हैं वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं जो डोलोमाइट उत्पादक राज्य हैं। जिप्सम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो जिप्सम उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये जिप्सम उत्पादक राज्य हैं।
ऊर्जा संसाधन के बारे में जानते हैं। ऊर्जा संसाधन के बारे में कितने प्रश्न आते हैं, उस तरह के प्रश्न को जानेंगे। तो कोयला, भारत विश्व में चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तृतीय बृहत्तम कोयला उत्पादक देश है। भारत कोयला में इसका स्थान, कोयला उत्पादन में इसका स्थान तीसरा है। भारत विश्व में चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, पहला है चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है और तृतीय स्थान पर है भारत। कोयला उत्पादन में तृतीय स्थान पर है भारत। यहाँ गोंडवाना एवं टर्शियरी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं। कौन से कोयला भंडार मिलते हैं? तो गोंडवाना एवं टर्शियरी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं, जिनमें गोंडवाना कोयले से देश का 98% से अधिक भंडार एवं 99% कोयला उत्पादन होता है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश कोयला के उत्पादक राज्य हैं। कोयला के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, फिर से सुनिए। तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये कोयला के उत्पादक राज्य हैं। कोयला के उत्पादक राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कोयले के प्रकार, कोयला कितने प्रकार का होता है इसको जानते हैं। तो कोयले कार्बन, वाष्प एवं जल की मात्रा के आधार पर भारत में निम्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन से कोयले पाए जाते हैं तो देखते हैं। एथ्रेसाइट, विटामिन्स, लिग्नाइट, इस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तेल परिष्करण, सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण 17 तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र में 3 और 2 संयुक्त उपक्रम वाले तेल शोधनशालाएँ हैं। रिलायंस की जो जामनगर तेल शोधनशाला विश्व की विशालतम शोधनशाला है। रिलायंस की जामनगर तेल शोधनशाला विश्व की विशालतम शोधनशाला है। विश्व की विशालतम शोधनशाला कौन सी है? तो रिलायंस की जामनगर तेल शोधनशाला है। वर्तमान में भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। भारत में बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन 1907 में शुरू हुआ। तब जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। यह निजी क्षेत्र की इकाई है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो विश्व का 16% कपास उत्पादन करता है। जूट सुनहरा रेशा कहलाता है। जूट जो है वो सुनहरा रेशा कहलाता है। जूट जो है वो को क्या कहलाता है? तो सुनहरा रेशा कहलाता है। विश्व स्तर पर भारत जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सर्वाधिक बड़ा निर्यातक है। रेशम उत्पादक में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी रेशम उत्पादन में चीन पहला स्थान है और भारत दूसरा स्थान है। भारत में 41% रेशम उत्पादन के साथ कर्नाटक अग्रणी राज्य है तथा आंध्र प्रदेश उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत रेशम उत्पादन के साथ कर्नाटक अग्रणी राज्य है तथा आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। ऊन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है भारत का? तो 10वां स्थान है, जो कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। जो कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। भारत में पंजाब प्रथम एवं महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। भारत में पंजाब प्रथम ऊन उत्पादन में पंजाब प्रथम है और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक है। देश में 4 शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य हैं, वो हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देश में 4 पहले उर्वरक उत्पादक राज्य हैं, क्रमशः कौन कौन से हैं? तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में
विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी का भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में महाराष्ट्र में चीनी के सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चीनी के सर्वाधिक कारखाने के रूप में देश में महाराष्ट्र में चीनी के सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं महाराष्ट्र राज्य में, और जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात कर्नाटक और तमिलनाडु का भी स्थान आता है। भारत के प्रथम 5 रसायन उत्पादक राज्य हैं, कौन हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश है। भारत के प्रथम 5 रसायन उत्पादक राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। 2 पहिया वाहन उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 2 पहिया वाहन उत्पादक में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ट्रैक्टर बनाने में भारत का प्रथम स्थान है। कार उत्पादन में भारत का विश्व में 9वां स्थान है। व्यावसायिक वाहन बनाने में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भार वाहन बनाने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में से एक है। इसकी 3 इकाइयाँ हैं। भारत विश्व में बृहत्तम इंजन उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इसकी 3 इकाइयाँ हैं। डीजल इंजन के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 1983 में पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। डीजल इंजन के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 1983 में पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कपूरथला में की गई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में। पहियों तथा धुरों के निर्माण के लिए बंगलुरु में व्हील एवं एक्सल की स्थापना की गई है। पहियों तथा धुरों के निर्माण के लिए बंगलुरु में व्हील एंड एक्सल की स्थापना की गई है। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बंगलुरु में एक निजी कंपनी के रूप में की गई। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बंगलुरु में एक निजी कंपनी के रूप में की गई। सरकार ने इसे 1942 में खरीद लिया तथा 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। भारत की सबसे बड़ी जलयान निर्माण कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत की सबसे बड़ी जलयान निर्माण कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। देश के निरंतर विकास में सुदृढ़ जो परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के बारे में जानते हैं तो देश के निरंतर विकास में सुदृढ़ परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में देश में यातायात के अनेक साधन जैसे सड़क, रेल, नौ संचालन, वायु परिवहन आदि हैं। परिवहन प्रणाली में कुल मार्गों का लगभग 84% सड़कें, 90% रेलें, 6 वायु मार्ग तथा 2 जल मार्ग हैं। फिर से सुनिए, परिवहन प्रणाली में कुल मार्गों का लगभग 84% जो सड़कें हैं, 90% रेलें हैं और 6 वायु मार्ग तथा 2 जल मार्ग हैं। परिवहन से संबंधित सारे प्रश्न हैं
भा, भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाली देशों में से एक है। सड़क परिवहन समय जो देश में सड़कों की कुल लंबाई है वो है 48.65 लाख किलोमीटर है। लंबाई के अनुसार सड़कों का वितरण कुछ इस प्रकार है। लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है और राज्यों के जलमार्ग हैं, ग्रामीण एवं अन्य सड़कें हैं, मुख्य जिला सड़कें। सड़क परिवहन जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्यों के राजमार्ग हैं और ग्रामीण एवं अन्य सड़कें हैं तथा मुख्य जिला सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इसके विकास एवं रख रखाव का काम केंद्र सरकार का है। इसके कुल जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग इसका रख रखाव केंद्र सरकार करती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो मनाली लेह राजमार्ग है। मनाली लेह राजमार्ग है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। 1960 ईस्वी में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। जो सीमा संगठन था उसका उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। इस संगठन ने जो सीमावर्ती संगठन था, सीमा सड़क संगठन था, उसका जो निर्माण था, इसका निर्माण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। भारत की प्रमुख रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। फिर से सुनिए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। 1854 में कोलकाता रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर एवं 1.856 में चेन्नई और अरानकोनम के बीच 70 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई गई। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच बना। जहां 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ। आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत का स्थान है। भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों वाले राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। गेज परिवर्तन जो 31 मार्च 2014 तक विभिन्न गेजों वाले रेल मार्ग की लंबाई बताती है। देश में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुई थी। भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। कोंकण रेलवे परियोजना जो है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल से जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना शुरू की गई। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल से जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना शुरू की गई। जनवरी 1998 में यह परियोजना पूरी हुई, जिस पर रोहा जो महाराष्ट्र में है, मंगलुरु यानी केरल तक परिचालन हुआ। कहाँ तक? फिर से सुनिए, तो जनवरी 1998 में यह परियोजना पूरी हुई। कौन सी? तो कोंकण रेलवे परियोजना, जिस पर
रोहा जो महाराष्ट्र में है, मंगलुरु जो केरल में है, यहाँ तक परिचालन हुआ, यहाँ तक चलाया गया। जल परिवहन यह 2 प्रकार का होता है। जो जल परिवहन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक जल परिवहन, एक जहाजरानी परिवहन। जल परिवहन के बारे में जानते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है जहाजरानी परिवहन। आंतरिक जल परिवहन के बारे में जानते हैं तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया। इसका मुख्यालय नोएडा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा है। आंतरिक जल परिवहन के लिए जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में है। जहाजरानी परिवहन। भारत में जहाजरानी परिवहन का विकास 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। भारत में जहाजरानी परिवहन का विकास 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने जून 2010 में 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया। 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया। वायु परिवहन के बारे में जानते हैं। जो वायु परिवहन है उसके बारे में कुछ प्रश्नों को जानते हैं तो वायु यातायात सर्वाधिक आधुनिक एवं तीव्रगामी साधन है। वायु यातायात जो है वो सर्वाधिक आधुनिक एवं तीव्रगामी साधन है। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान डाल के जाने से हुई। वायुयान जो डाक था ले जाने से हुई। भारत में इसकी शुरुआत वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान डाक ले जाने से हुई। भारत में 1934 में इंडियन नेशनल कवरेज एयरवेज कंपनी बनाई गई। भारत में 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। भारत में 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। आपको पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।